हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी ज़बान है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल इंस्पायर ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा। जानेंगे इसके बीच के अंतर को, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। तो गाइस, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब देखिए हम क्या-क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है और इसके साथ-साथ इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा की विशेषताएँ क्या हैं और साथ ही हम जानेंगे राष्ट्रभाषा का महत्व। ठीक, तो हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हम देखते हैं कि राष्ट्रभाषा जो है वो कौन-सी भाषा होती है और राजभाषा कौन-सी भाषा होती है। सबसे पहले हम यहाँ कवर करने जा रहे हैं राष्ट्रभाषा को। गाइस, जो राष्ट्रभाषा होती है, वह राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो एक पूरे राष्ट्र या देश द्वारा समझी और बोली जाती है। तो और ये जो भाषा होती है उस राष्ट्र की संस्कृति से संबंधित होती है। पूरे नेशन की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में, भारत में जो पूरे राष्ट्र, पूरे देश द्वारा समझी और बोली जाने वाली भाषा है, वो ही क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा है। और ये भाषा जो होती है, राष्ट्र की जो संस्कृति होती है उससे संबंधित होती है। यह भाषा पूरे देश की होती है और किसी भी राष्ट्र की पहचान जो होती है वो उसकी भाषा और उसकी संस्कृति से ही होती है। संपूर्ण विश्व में हर देश की अपनी एक भाषा और अपनी एक संस्कृति होती है, जिसकी छाँव में उस देश के लोग पले बड़े होते हैं। और अगर कोई देश अपनी मूल भाषा छोड़कर किसी अन्य देश की भाषा में आश्रित होता है, तो उसे सांस्कृतिक रूप से गुलाम कहा जाता है। राष्ट्रभाषा का उपयोग आम जनता द्वारा किया जाता है। जो आम जनता जो होती है, कॉमन लोग जो होते हैं, उनके द्वारा जो है राष्ट्रभाषा का उपयोग किया जाता है। और इसी क्रम में कुछ पंक्तियाँ भी हैं महात्मा गांधी द्वारा, जैसे राष्ट्रभाषा के बिना जो है वो एक राष्ट्र गूंगा होता है। ये कहना है महात्मा गांधी जी का कि राष्ट्रभाषा के बिना एक राष्ट्र गूंगा है। तो हमने जाना कि राष्ट्रभाषा जो है वो क्या होती है, वह भाषा है जो एक पूरे राष्ट्र या पूरे देश द्वारा समझी और बोली जाती है। और उसी राष्ट्र के जो है, जो राष्ट्र हैं, उसकी उस संस्कृति से भी संबंधित होती है। ये भाषा पूरे देश की भाषा होती है और किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा और उसकी संस्कृति से ही होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। जो राष्ट्रभाषा है वो हमारी कौन सी है? हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी भाषा एक अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है। इस भाषा को कोई भी व्यक्ति आसानी से सीख भी सकता है और बोल भी सकता है। ऐसे ही अन्य खूबियों के कारण संविधान निर्माताओं ने जो है हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना है। और संघीय स्तर पर राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का वर्चस्व आज भी कायम है। ऐसे लोग जो भारत में रहते हैं और उन्हें हिंदी बोलनी या पढ़नी या लिखनी नहीं आती है, ये उनके लिए बहुत शर्म की बात है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। इसी प्रकार हमारे देश में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, हम सभी बोलते भी हैं और हम सभी जानते भी हैं, कोस कोस पर बदले पानी और चास कोस पर बदले पानी। मतलब कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बदले पानी, जिसका अर्थ ये है कि हमारे देश में एक कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है और चार कोस पर जो है वाणी बदल जाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो राजभाषा है और राष्ट्रभाषा है, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रभाषा को। देखिए गाइस, जो राष्ट्रभाषा होती है वो जन सामान्य की भाषा होती है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो समूचे राष्ट्र की भाषा होती है, जन सामान्य की, कॉमन आदमी की, कॉमन मैन की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा समूचे देश के नागरिकों को एक दूसरे से परस्पर जोड़ती है। ये ऐसी भाषा है कि जो संपूर्ण देश के नागरिकों को एक दूसरे से परस्पर जोड़ती हैं। राष्ट्रभाषा प्रयोग तथा व्यवहार में अनौपचारिक होती है।
तो जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये अनौपचारिक होती है, मतलब अनौपचारिक इन द सेंस कि ये मर्यादा में बंधी नहीं होती हैं। इस भाषा में हम नॉर्मली कोई अधिनियम नियम पत्राचार नहीं करते हैं। नॉर्मल जो है अनौपचारिक रूप से हम किसी से भी कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आम बोलचाल की भाषा है, हम ये मान सकते हैं यहाँ पे। राष्ट्रभाषा जो है वो देश के कोने कोने में तीर्थों, सभाओं, गोष्ठियों, मनोरंजन स्थलों आदि सभी जगह पर व्यवहार में होती हैं। और जन सामान्य की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा में विभिन्न बोलियों का प्रभाव, लोक प्रयोग, सहजता और अनौपचारिकता आदि गुण होते हैं। तो गाइस हमने देखा कि जो राष्ट्रभाषा है वो जन सामान्य की भाषा है और समूचे देश के नागरिकों को एक दूसरे से परस्पर जोड़ती है। राष्ट्रभाषा प्रयोग तथा व्यवहार में अनौपचारिक होती है और राष्ट्रभाषा देश के कोने कोने में तीर्थों, सभाओं, गोष्ठियों, मनोरंजन स्थलों आदि सभी जगह पर व्यवहार में लाई जाती है। जन सामान्य की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा में विभिन्न बोलियों का प्रभाव, लोक प्रयोग, सहजता, अनौपचारिकता आदि जो है गुण हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं राजभाषा की। जो राजभाषा है गाइस, वो देश के प्रशासन वर्ग की भाषा होती है, तो समझना है। और राजभाषा जो है वो राज्य के कार्यालयों या संघ से राज्यों द्वारा किए जाने वाले पत्राचार, अधिनियम, नियम आदि बनाने में प्रयुक्त होती है। और ये जो भाषा है राजभाषा मर्यादा में बंधी होती है। हम जैसे मैंने कहा कि ये जो है औपचारिक होती है, मर्यादा में बंधी होती है। इसमें पत्राचार होता है, अधिनियम होता है, नियम होते हैं, ठीक है। इसके बाद राजभाषा सीमित क्षेत्र, प्रशासनिक या विधिक कार्य से संबंधित निश्चित शब्दावली होती है। उसमें विस्तार की अपेक्षा संक्षिप्तता का गुण होता है। जैसे कि मैंने कहा कि जो राष्ट्रभाषा है वो संपूर्ण देश में समूचे देश के नागरिकों द्वारा बोली जाती है, लेकिन जो राजभाषा है वो सीमित क्षेत्र में प्रशासनिक वर्ग द्वारा बोली जाती है, प्रशासन वर्ग द्वारा बोली जाती है और उसमें विस्तार की अपेक्षा संक्षिप्तता के गुण होते हैं। और राजभाषा की शब्दावली जो है वो प्रशासनिक कार्यालयों तक ही सीमित रहती है। तो गाइज आप देख सकते हैं, मुझे लगता है आपको ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच का अंतर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम देखते हैं जो हिंदी भाषा है, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो गाइस बात है 1918 की। 1918 में जब हिंदी साहित्य सम्मेलन होता है तो उस सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने की मांग की थी। अब यहाँ से क्वेश्चन भी एक आता है कि जो महात्मा गांधी जी ने हिंदी सम्मेलन में जब भाग लिया था तो उसमें वो डेट कब की है, वो 1918 में है। 1918 के हिंदी सम्मेलन में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने की मांग की थी। अब इन्होंने इसे भारत की जनमानस की भाषा कहा था। ये इसको भारत की जनमानस की भाषा कहते थे। जैसे मैंने कहा कि कॉमन आदमी की आम बोलचाल की भाषा है ये, किसी से भी हम नॉर्मली कनेक्ट करते तो ये नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा थी। अब बात आती है 14 सितंबर 1949 की। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के संबंध में निर्णय लिया और 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343 एक के द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पूरी स्लाइड जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो हिंदी साहित्य सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम कब जो है वो राजभाषा के रूप में स्वीकार करने की मांग की थी, तो वो की थी 1918 में। और दूसरा ये इसको जनमानस की भाषा मानते थे। तीसरा कि संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का संबंध में निर्णय जब लिया था तो वो कब लिया था, तो वो लिया था 14 सितंबर 1949 को। अब अगला क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343 एक के द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो सीधी सीधी बात ये है कि हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा गया था वो दिया गया था 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343 एक के द्वारा। जो हिंदी है, हिंदी को देवनागरी लिपि में आपका राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक। अब
संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और लिपि जो है उसकी वो देवनागरी होगी। लिपि से मतलब है जो लेखनी, जो लिखा जाता है ना। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाता है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। तो गाइज, जैसे कि मैंने कहा कि ये वाली जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको आपने ध्यान से कवर करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधित संवैधानिक अधिकारों के प्रावधान किए गए हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग का गठन किया गया है और राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 1960 में आयोग की स्थापना की गई और फिर 1963 में जो है वो राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। 1968 में राजभाषा संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया और राजभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुसार, वर्धा के अनुरोध पर जो है वो 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गाइज ये वाले स्लाइड भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे एक तो क्वेश्चन बन जाता है। एक तो ये कि हिंदी को जो है वो हिंदी दिवस के रूप में कब से मनाना स्टार्ट किया गया, वो 1953 से 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब भारत देश में हर वर्ष जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। शुरुआत कब से हुई है? 1953 से। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है और यह भारत देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। और हिंदी जो है, हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कार की प्रतिबिंब है, वही देश की एकता का प्रतीक भी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं राष्ट्रभाषा की विशेषताएं। तो पहली विशेषता जो है वो है राष्ट्रभाषा को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। दूसरा, राष्ट्रभाषा का अपना साहित्य होता है। तीसरा, राष्ट्रभाषा का साहित्य समृद्ध और व्यापक होता है। चौथा, यह भाषा बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है। पांचवा, यह शिक्षा, प्रशासन और जनसंपर्क की निर्विवाद भाषा होती है। तो ये आपकी जो विशेषताएं हैं ये कौन सी है? ये है राष्ट्रभाषा की। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे राष्ट्रभाषा का जो महत्व है वो क्या है वो देख लेते हैं। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है जो उसका गौरव होती है। सभी जानते हैं हर राष्ट्र की अपनी अपनी एक भाषा होती है। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं, भारत की, तो यहाँ पे कौन सी है? हिंदी है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के स्थायित्व के लिए राष्ट्रभाषा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए जो किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह एक ऐसी भाषा है जो लोगों को जोड़े रखने का काम करती है और इस भाषा के माध्यम से अलग अलग जगहों के लोग परस्पर जुड़े रहते हैं। और इसी क्रम में कुछ पंक्तियां निम्न प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। निज भाषा उन्नत अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये के सूल। गाइस, इसका जो मतलब है वो आप देख सकते हैं कि मातृभाषा की उन्नति बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। तो ये पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इसको देखना है। और भाषा ही एकमात्र स्रोत है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। किसी को भी कोई बात कहने या किसी की कोई भी बात सुनने हेतु भाषा एक सशक्त साधन है। गाइस, देखा भी जाता है हमें किसी से भी कम्युनिकेट करना है, कुछ भी बात करनी है, अपने बात किसी को कहनी है, किसी की बात सुननी है, यानी वही विचारों का आदान प्रदान जो है वो करना है, तो उसके लिए कोई ना कोई भाषा का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब कोई शिशु जन्म लेता है और बड़ा होता है तो उसके माता पिता ही उसे बोलना सिखाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत देश में विभिन्न राज्य हैं और सभी राज्यों की भाषा भी भिन्न है। इसी कारण जो है भारत देश को बहुभाषी राष्ट्र भी कहा जाता है।
अब अगर हम देखें तो राजभाषा की विशेषता क्या है? अभी हमने देखा राष्ट्रभाषा की, अब हम देखेंगे राजभाषा की। तो गाइज़ राजभाषा जो है वो राज्यों में बोली जाने वाली भाषा जो होती है, यानी स्टेट लेवल पे जो हम बोलते हैं, जैसे हिमाचल की हम बात करें तो हिमाचल बोली जाती है। अदर स्टेट की हम डिफरेंट, जैसे हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की हम बात करें तो वहाँ अपनी-अपनी भाषा होती है। तो राज्य में बोले जाने वाली जो भाषा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। किसी भी प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा को उस प्रदेश की राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा जो है वो सरकारी कामकाज की भाषा होती है। जैसे मैंने कहा कि उसमें पत्राचार होता है, विधि नियम होता है और नियम होते हैं, वो आपका, और वो मर्यादा में बंधी होती है ये भाषा जो राजभाषा होती है, क्योंकि ये सरकारी कामकाज की भाषा होती है तो उसमें नियम होते हैं। कार्य के निर्णय, शिक्षा का माध्यम, रेडियो और दूरदर्शन आदि में राज्य भाषा का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये पूरे जो टॉपिक का उपसंहार है, लाइक हमने जो कंप्लीट किया है उसको हम देखते हैं। प्रत्येक राज्य का अपना राजकाज और प्रशासन की गतिविधियों को चलाने के लिए एक निश्चित भाषा की आवश्यकता होती है। कोई भी राज्य है, हर राज्य का जो राजकाज है, जो प्रशासन है, उसकी गतिविधियों को चलाने के लिए जो एक निश्चित भाषा की हमें आवश्यकता होती है, वो हमें पड़ती ही पड़ती है। वही जो भाषा है वो राजभाषा कहलाती है। प्राय यह भाषा उस क्षेत्र की बहुत बड़ी आबादी के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा होती है। अब पूरे स्टेट में एज यू नो कितने डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इस भाषा को बोला जाता है। तो विस्तृत क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में, काफी बड़ी आबादी के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा होती है ये। और राजभाषा होने की स्थिति में इसके कुछ मानदंड भी होते हैं। इसमें कुछ मापदंड भी होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये में बंधी होती है, ये औपचारिक भाषा होती है। और फिर भाषा की अब जब हम इसकी स्वाभाविकता देखते हैं तो भाषा की स्वाभाविकता और लचीलापन इससे गायब हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब कोई भी चीज मान मर्यादा में, नियम में बंधी जाती है तो उसका जो लचीलापन और स्वाभाविकता होती है वो वैसे ही खत्म हो जाती है। यही खास बात जो है इसे राष्ट्रभाषा से अलग करती है, और यही खास बात जो है राष्ट्रभाषा को अधिक व्यापक क्षेत्र और स्वीकार्यता प्रदान करती है। क्योंकि जो राष्ट्रभाषा है उसमें कोई भी औपचारिकता नहीं है, वो अनौपचारिक है। आप कैसे भी किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई नियम नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। भाषा जैसी है एज इट इज, आप वैसे ही दूसरों के सामने उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसकी भावनाओं को आप समझते हैं, अपनी भावनाओं को आप उनके सामने रखते हैं, तो उसमें वही स्वाभाविकता और लचीलापन रहता है। लेकिन राजभाषा में जो है वो गायब हो जाता है। तो गाइज ये था हमारा पूरा टॉपिक। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस टॉपिक में अगर कोई भी डाउट्स रहते हैं, कुछ क्वेरीज रहती है, तो गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड। थैंक यू।